हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आंसू अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में बेहद बेहद स्वागत कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारा जो कि चल रहा है अभी ऑन गोइंग हमारा तीव्र शक्ति सीरीज हम लोग का बहुत धमाकेदार हुआ है। बिकॉज भैया हमारे अकाउंट्स में तो टोटल 10 चैप्टर है। 10 में से पहला चैप्टर हम लोग एकदम तोड़ ताड़ के एकदम कितना बढ़िया से हम लोगों ने प्रिपरेशन किया। आप सब जो लोग पूरा चैप्टर 1 कर लिए हो, साथ ही साथ अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो आप चैन की सांस लीजिए। बिकॉज चैप्टर 1 से अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, इतना मैं इंश्योर करता हूँ कि आप 70% आप क्वेश्चन तो बना लोगे। देखो 30% 20% क्या है ना, लाइफ का एक पार्ट है। हर बार आपका क्या है ना, अप डाउन चलता रहेगा। 30% 20% में क्या डाउट लगा रहेगा। तो हम लोग को 30% 20% को लेकर अपने को टेंशन नहीं लेना। अपने को मेन टेंशन क्या लेना है कि भैया मेजर पार्ट अपने सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चैप्टर 1 के लिए हम लोग, मेरे को लगता है कि मेजर पार्ट अपने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग अपना चैप्टर 2 कर रहे हैं। आज हम लोग कौन सा शुरू कर रहे हैं भैया, आज हम लोग अपना चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। देखो चैप्टर 2 शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दूं। जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 एज पर अगर आप इंस्टीट्यूट देखोगे, एज पर अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल देखोगे, अगर आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल देखोगे तो आप लोग को पूरा पूरी ये थियोरेटिकली टॉपिक लगेगा। आप लोगों को क्या लगेगा, पूरा पूरी थियोरेटिकल टॉपिक लगेगा, है ना। बट मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में थ्योरी दिया हुआ है, दैट नॉट मीन कि इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं पूछ सकता। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट दिया है, इंस्टीट्यूट ने आपको पूरा पूरी थ्योरी पढ़ा दिया। अब अगर जिस टाइम इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल दे देगा, उस टाइम एक 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 बच्चे उससे परेशान हो जाएंगे। अब देखो क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं, देखो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं तो यही बात जानता हूँ। मुझे क्या पता है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको कुछ तो ऐसा काम करना होगा ना जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे, है ना। अगर देखो जो भी बच्चे मुझे लगता है कि पास हुए हैं, जो भी बच्चे एग्जीक्यूटिव क्लियर कर रहे हैं या अपना प्रोफेशनल यानी कि फाइनल क्लियर कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि वो बच्चों में जरूर ना कुछ ऐसी खूबियां हैं जो कि दूसरे बच्चे, हाँ, से अलग है। तो अगर आप लोग को भी अगर अपना पास होना है तो आप लोग को देखो दूसरे बच्चे से कुछ अलग करना होगा। जहां दूसरे बच्चे चैप्टर 2 को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, हम हमारे तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में आंसू भैया से क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसको पूरा प्रैक्टिकली करेंगे, पूरा पूरी प्रैक्टिकली। हम लोग इसको थ्योरेटिकली ना करके हम लोग इसको पूरा पूरी प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स कि भैया प्रैक्टिकल आप तब कर पाते हो जब आप पहले थ्योरी में स्ट्रांग हो। अगर आपको थ्योरी नहीं आता देन भैया हम लोग प्रैक्टिकल तो कर ही नहीं पाएंगे। तो चैप्टर 2 को हम लोग को क्या करना है, थ्योरी तो करना ही है, साथ साथ हम लोग को प्रैक्टिकल भी करना है। आज से मैं वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है आपसे, चैप्टर 2 के लिए मैं मिनिमम 5 क्लास लूंगा। मैं मिनिमम 5 क्लास लूंगा, मैक्सिमम तो नहीं पता कितना जाएगा। मान लो अगर मैं मिनिमम आप लोग के लिए 5 क्लास भी चैप्टर 2 लेता हूँ, तो चैप्टर 2 मेरा आपसे ये वादा है, मेरा आपसे ये वादा है, साथ साथ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, साथ साथ एक गुजारिश है, साथ साथ मतलब एक रिक्वेस्ट है, जो भी है, क्या जो आप लोग को मानना है मान लो। ये 5 क्लास देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी इफ एंड बट है चैप्टर 2 को लेके, देन आपको क्या करना है, 8585816866 आप लोग को इंस्टेंट, आप लोग को मुझे कॉल करना है। इंस्टेंट आप लोग को कॉल करना है, क्योंकि ये 5 क्लास आप लोग के कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो कंपनी एक्ट पढ़ते हो ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉ के पेपर में आएगा नहीं, लेकिन भैया आप लोग के सीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट के लिए चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 तो हमारा बेस था, उसके बिना तो अकाउंट्स हो ही नहीं सकता। लेकिन आज चैप्टर 2 क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप लोगों को थोड़ा देर में बता रहा हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मैं 5 क्लास लूँ या 6 क्लास लूँ, मेरा कोशिश पूरा ये रहेगा कि मैं आप लोगों को पूरा याद करा दूँ क्लास में। आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन देखो डाउट तो स्टूडेंट के मन में रहता ही है। और देखो डाउट आना अच्छा बात है, मुझे लगता है कि अगर आपके मन में डाउट आ रहा है देन आप उस चीज को अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर आपके मन में डाउट ही नहीं आ रहा है तो आप तो एक, होता है ना एक एलियन होता है ना जिसको डाउट ही नहीं आता। मजाक कर रहा हूँ देखो। बस मेरा इतना कहना है कि अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो निराश ना हो। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात है। देखो अभी जितना डाउट आना आ जाए, अभी जितना गलती करना है कर ले, ताकि वो एग्जाम हॉल में आप 3 घंटा ना गलती करके आओ, है ना। अभी आपको जितना सोचना है सोच लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आप सोचने ना बैठो, एग्जाम में आपका खाली हाथ चले। तो मेरा बस यही वादा है कि देखो चैप्टर 2 में हम लोग 5 क्लास करेंगे। 5 क्लास इतना बढ़िया से करेंगे, इतना बढ़िया से करेंगे, प्लीज आप लोग मेरा बात सुन के 5 क्लास कर लीजिए। फिर आप लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा कि कहाँ करना है। अब हम लोग क्या, अब हम लोग अपने सिलेबस में प्रॉपर कूद गए हैं। अब हम लोग अपने पूरा, हम लोग का चैप्टर 1 जहाँ खत्म हुआ, हम लोग अपने पूरा सिलेबस में कूद जाएंगे। इस तरह कूदेंगे कि एक एक जन्नत का आपको एहसास आएगा, अगर आप लोग दिल से ये चीज को फील करोगे तो। और अगर नहीं फील करोगे तब तो मैं क्या ही बोलूँ। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैप्टर 1 का पूरा लेक्चर देख लिए हैं, साथ साथ मेरा टेस्ट सीरीज भी दे दी देख लिया है। मैं साथ साथ मैं चैप्टर 1 में 2 टेस्ट अरेंज किया हूँ, चैप्टर 1 में 2 टेस्ट अरेंज किया हूँ। टेस्ट 1 जो कि जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का बहुत सारे बच्चे दिए भी हैं। और टेस्ट 2 मेरा सब्सिडियरी बुक
और कैश बुक का है। प्लीज आप लोग ये दो ठो टेस्ट जरूर अटेंड कीजिए, तभी आप चैप्टर 2 में कूदिए, ठीक है। मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैप्टर 2 में आने से पहले आप लोग अपना दो ठो टेस्ट जरूर क्लियर कर लीजिए, है ना। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग को पीछे का चीज पेंडिंग नहीं छोड़ना। अगर हम लोग आगे आ रहे हैं तो हम लोग को पीछे का चीजों को और मजबूती से स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलना है। हमारा तो बस ये कॉन्सेप्ट है। भैया चलिए आप चैप्टर 2 शुरू कीजिए। आप बहुत बकबक करते हैं, आप कोई चीज बताते कम है, आप ज्यादा बात करने लग जाते हैं, ऐसा एक दो बच्चे का डाउट है यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2। देखिए चैप्टर 2 हमारा क्या है, चैप्टर 2 का नाम मुझे नहीं पता क्या है, तो भैया क्या कराओगे, ठीक है ना। पहले हम लोग करते हैं ना, आप लोग पहले ये बात करिए। हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। हम लोग तो यही सीखे थे। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल पे, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जर्नल के बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको पोस्टिंग कर देते हैं या क्लासीफाई कर देते हैं। पोस्टिंग कर देते हैं या क्लासीफाइंग कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं पोस्टिंग या क्लासीफाई, भैया लेजर पे करते हैं। अच्छा लेजर पे पोस्टिंग करने के बाद अपने लोग क्या करते हैं, भैया आप तो समराइज करते थे ट्रायल बैलेंस में, हम लोग क्या करते थे, समराइज करते थे। अब तो आप लोग ये सब चीज सीख ही गए होंगे। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, हम लोग कुछ भी करेंगे ना, मेरा हर क्लास पिछले वाले क्लास से कुछ ना कुछ लिंकेज रहेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट चैप्टर 2 में कूद गए। देखो चैप्टर 2 शुरू कराने से पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 1 का थोड़ा सा झलक दिखा रहा हूँ, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि हर चैप्टर आपका एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप एक चैप्टर छोड़ देते हो तो आपका दूसरा चैप्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्म करेगा, इसीलिए हम लोग को हर चैप्टर कनेक्ट करके पढ़ना है। ये था ना हमारा प्रोसेस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, कि भैया हम लोग कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं जर्नल पे, लेजर पे अपने लोग उसको क्लासीफाई कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस पे समराइज कर देते हैं, है ना। अब भैया इतना सा जो हमारा काम था, लोग जो हमारा जो इतना सा स्टेप था करने का, ये स्टेप को हम लोग ना अकाउंटिंग नहीं बोलते थे। जो लोग आप पढ़ लिए, हम आप लोग जानते हो, हम लोग ये स्टेप को अकाउंटिंग नहीं बोलते थे, हम लोग इस स्टेप को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते थे, है ना। बोलते थे कि नहीं। देखो मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पहली बार बता दे रहा हूँ, प्लीज जो लोग नहीं किए हो एक बार प्लीज जरूर देख के आ जाए। आप लोगों को चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये मेरा वादा है। हम लोग बोलते थे कि नहीं, कि भैया हम लोग का अकाउंटिंग का सबसे पहला काम है कि आप जर्नल पे रिकॉर्ड करोगे, लेजर पे क्लासीफाई करोगे, ट्रायल बैलेंस पे समराइज करोगे, क्योंकि इसके बिना तो आपका आगे का वर्क शुरू ही नहीं होगा। आप जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेजर पे क्लासीफाई नहीं करोगे, ट्रायल बैलेंस पे समराइज नहीं करोगे, तो इसके बिना तो आपका आगे का वर्क ही शुरू नहीं होगा। क्योंकि इतना सा पार्ट तो हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इतना सा पार्ट हम लोग का क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि जूनियर स्टाफ मेंटेन करता है। अभी आप लोग चैप्टर 1 में क्या बने थे, जूनियर स्टाफ बने थे। एक्चुअली देखो जूनियर सीनियर बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ या मैं किसी का इंसल्ट कर रहा हूँ, नहीं। जो भी है सब अपने पोस्ट में बहुत एक्सपर्ट है। आप जो भी फील्ड में काम करो बस बहुत ईमानदारी के साथ काम करो, उसी में आप एकदम सक्सेस पाओगे, ठीक है। बस हमारा बुक में भी लिखा था ना कि जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का काम कौन करता है, जूनियर स्टाफ का काम। दैट मीन्स हम लोग ये तीन चीज तो चैप्टर 1 में पढ़ लिए। हम लोग ये तीन चीज तो भैया चैप्टर 1 में पढ़ लिया, हाँ। चैप्टर 1 में आप पढ़ लिए, चैप्टर 1 में आप बन गए जूनियर स्टाफ। अब ट्रायल बैलेंस को देखने के बाद हम लोग दो चीज बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को देखने के बाद हम लोग दो चीज बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। हाँ, ये जो हमारा दो चीज है, ये हमारा कौन करता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग का पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग का पार्ट, जो कि करता है जो सीनियर स्टाफ। ये हम लोग चैप्टर 2 में सीखेंगे। समझ आया, समझ आया। देख लो हर चीज आपका आपस में लिंकेज है। इंस्टीट्यूट जान के ऐसा नहीं है कि चैप्टर 2 को चैप्टर 1 के बाद दे दिया, नहीं। चैप्टर 1 के बाद इंस्टीट्यूट आपको चैप्टर 2 यही कंटेंट को सोच समझ के दिया है ना। देखो बार बार बात सुनो मेरा, आप लोग पहले जर्नल करोगे, लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ये सब काम हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम होता है, जो कि हम लोग चैप्टर 1 में बहुत बढ़िया से हम लोग सम्स वगैरह देख के आए हैं। अब इतना काम करने के बाद हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं ना, ट्रायल बैलेंस को देख के अपने को दो काम और करना होता है, पीएल बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है। ये काम होता है हमारा अकाउंटिंग का, आप लोग जानते हो ना। और ये हम लोग का करता है सीनियर स्टाफ। अब आप लोग जूनियर स्टाफ नहीं, अब आप लोग 9 लेक्चर देख लियो, मतलब आपका जूनियर स्टाफ का काम हो गया। अब आप लोग अपने आप को सीनियर मान के अब आप लोग चैप्टर 2 करेंगे बढ़िया से। सिंपल सी बात है। मेरा बस समराइज करूँ तो मेरा इतना कहना है, क्या चैप्टर 1 आप लोगों ने कर लिया। अगर चैप्टर 1 आप लोगों ने कर लिया तो आपको जर्नल आ गया, लेजर आ गया, ट्रायल बैलेंस आ गया ना। अब ट्रायल बैलेंस को ही देखते हुए हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को ही देखते हुए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब प्रॉफिट या लॉस का स्टेटमेंट बनाते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। ये दो वाले, ये जो दो
मतलब ये जो दो चीज हम लोग बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, ये आपका चैप्टर 2 में हम लोग सीखेंगे। दैट्स वाई चैप्टर 1 करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चैप्टर 1 नहीं करोगे तो आपको जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आया, है ना। अगर आप चैप्टर वो एक सेकंड रिकॉर्डिंग नहीं शुरू, अगर आप लोग चैप्टर 1 नहीं करोगे तो आप लोग को जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आएगा, है ना। अगर आप लोग को वो नहीं आएगा तो आप लोग चैप्टर 2 कैसे करोगे, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग चैप्टर 1 पहले बढ़िया से कर ले, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस जितना हो सके बढ़िया से बना लीजिए। तभी तो हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखते हुए पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले तो देखो हम लोग 2 क्लास पूरा पूरी थ्योरेटिकल एकदम बढ़िया से हम लोग समझ जाएंगे क्या पीएल है क्या बैलेंस शीट है। उसके बाद अपने तीसरा या चौथा क्लास से जब अपने सम्स करेंगे, सम्स करते टाइम आपको एक ही चीज नजर आएगा, क्या, ट्रायल बैलेंस। क्योंकि जब हमारा सीनियर अकाउंटेंट, जब हमारा सीनियर स्टाफ अकाउंटिंग करने बैठेगा, वो जनरल लेजर से थोड़ी अकाउंटिंग करेगा। हमारा सीनियर स्टाफ के हाथ में तो ट्रायल बैलेंस होगा। हमारा सीनियर स्टाफ हो सकता है फ्यूचर में कंपनी में आप हो, आप सीएस हो, आप सीनियर स्टाफ हो, आपको अकाउंटिंग का वर्क दिया गया है ना, हो ही सकता है। तो अकाउंटिंग का वर्क जब भी आपको दिया जाएगा, आप जनरल लेजर थोड़ी करोगे। आपको तो हाथ में ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी बना के दे दिया जाएगा। अब बोलेगा कि सर, आप क्योंकि सीनियर स्टाफ हो, आप ट्रायल बैलेंस देख के हमारी कंपनी का पीएल बना दीजिए, आप ट्रायल बैलेंस देख के हमारी कंपनी का बैलेंस शीट बना दीजिए। आपको बनाना होगा। तब इफ या बट मुंह पे मत लाना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस देख के पीएल या बैलेंस शीट कैसे बनता है ये हम लोग चैप्टर 2 में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गया। अब चलिए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ बातें बता दूं। देखो मेरे कॉपी में नोट्स मैंने प्रिपेयर करके लाया है। मैंने कॉपी में नोट्स एकदम प्रिपेयर करके लाया है। आप लोग जिस जिसको नोट्स चाहिए, आप लोग को जिस जिसको नोट्स चाहिए, देखो मेरा पहला तो आप लोग से यही गुजारिश रहेगा, मेरा तो आप लोग से यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स किसी का देख के मत छापो। मैं क्लास में करा रहा हूँ, क्लास में आप लोग एक एक चीज समझो, अपने हाथ से आप लोग नोट्स उतारो। आप लोग बोलोगे तो मैं आपको कॉपी का फोटो भी भेज दूंगा, लेकिन देखो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा आपके लिए मेरे ख्याल से। आप लोग को जिसको नोट्स चाहिए बेझिझक आप मुझसे मांगना, मैं आपको पूरा पीडीएफ बना के दे दूंगा चैप्टर 2 के नोट्स। बट देखो मुझे लगता है ये मतलब इफेक्टिव नहीं रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग के लिए वो इफेक्टिव तभी रहेगा जब आप लोग क्लास में कोई चीज को समझ रहे हो, समझने के बाद आप लोग अपने हाथ से अगर उसको कॉपी में उतार रहे हो ना, ट्रस्ट मी, एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप लोग रिवीजन करोगे तो आप लोग को सुपर क्लैरिटी रहेगा वो चीज के ऊपर, जरा सा भी इफ बट नहीं आएगा। और रिवाइज तो इतना इफेक्टिव होगा, इतना सुपर डुपर रिवाइज होगा, पूछो ही मत आप मेरे से। ठीक है, तो भी मैं ये बोल रहा हूँ, प्लीज आप लोग जो भी कर रहे हो, आप लोग को नोट्स चाहिए, आप लोग को शॉर्टकट में करना, आप लोग व्हाट्सएप में मांगिए, मैं आपको पूरा सॉफ्ट कॉपी बना के दे दूंगा। लेकिन कोशिश जरूर कीजिए कि मैं अगर 2 लाइन समझा रहा हूँ, तो मैंने तो 2 लाइन समझाते समझाते मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, मैंने तो पीछे स्क्रीन पे लिखा है। आप लोग भी वैसे साथ साथ उतारते चलिए, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बता दूं। पूरा नोट्स ही है, एकदम उतारते चलिएगा, तभी मैं आप लोगों को दे दूंगा जो मांगेंगे। मैं आप लोग को अब एक बात बता दूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी कंप्राइजेज ऑफ, हम लोग को सबसे पहले ये समझना है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। हम लोग को पहले, आज हम लोग को ये समझना है सबसे पहले। हम लोग चैप्टर को ऑलरेडी हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, नहीं तो हम लोग चैप्टर का शुरुआत कर दिए ना। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, चैप्टर तो हम लोग सीखेंगे। आप ये बता दीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारा 5 चीज होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारा 5 चीज होता है। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, याद रखना। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एक हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आप लोग जब अपना कंपनी लॉ करोगे, कंपनी लॉ है ना आप लोग का, आप लोग का कंपनी लॉ का सेक्शन 128 है ना,
आप लोग सेक्शन 128 से आप लोग का चैप्टर 9 चालू हो रहा है। चैप्टर 9 मतलब इंस्टीट्यूट के बुक का चैप्टर 9 नहीं, कंपनीज एक्ट जो बेयर एक्ट है उसका चैप्टर 9। आप लोग उसमें भी पढ़ोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 5 चीजें होती है। देखो जब भी हम लोग बात करते हैं, आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर 1 में लोग जो भी सीख रहे हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, वो सब जूनियर स्टाफ करता है। आप लोग तो सीएस का पढ़ाई करने जा रहे हो, तो आप लोग जब भी सीएस का पढ़ाई कर रहे हो, एक कंपनी में आपको जर्नल बनाने का तो काम नहीं मिलेगा, लेजर बनाने का तो काम नहीं मिलेगा। जूनियर स्टाफ आपको ट्रायल बैलेंस तक बना दिया होगा। उसके बाद आएगी डायरेक्टर लोग का मीटिंग होगा, डायरेक्टर लोग आप लोग को बोलेंगे कि सीएस जी आप हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दीजिएगा क्या। हो सकता है बनाने का जॉब मिले, नहीं बनाओगे तो हो सकता है आप लोग को इंटरप्रेट करने का कुछ मिले, आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आप कंपनी को ऑडिट कमेटी में, मतलब बहुत सारा काम होता है। मोटा मोटा बात यह है कि हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर चैप्टर में दिया गया है तो हम लोग को सीखना तो जरूर है। अब आप लोग ये बता दीजिए, जब भी हमारे कंपनी में वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आएगा, जब भी हमारे कंपनी में वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया जाएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब 5 चीजें आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 5 चीजें आती है: बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये हमारा 5 चीजें आती है। इसमें से 5 चीजें में से ये जो 3 चीजें हैं, बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, ये 3 चीज हम लोग अभी सीखेंगे चैप्टर 2 में। कैश फ्लो का आपका एक सेपरेट चैप्टर है। कैश फ्लो का आपका एक चैप्टर है ना, चैप्टर 8 की 9 पता नहीं कौन सा, मैं भूल गया नाम। आप लोगों को देखना चैप्टर 8 की 9 तो कैश फ्लो है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये आप अपने कोर्स पे नहीं सीखोगे, बिकॉज ये हमारा इंडेस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये हम लोग के चैप्टर 3 पे है। उतना डिटेल पे नहीं जाते, बस हम लोग इतना जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 5 चीजें होती है: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या क्या बोला मैंने? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वापस से बोल रहा हूँ: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हम लोग जब भी वर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें हम लोग 5 चीजों का बात कर रहे होते हैं, ठीक है। 5 चीजों में बैलेंस शीट, पीएल और नोट्स, ये तो हम लोग अभी इसी चैप्टर में सीखेंगे। जो मैंने आप लोग को 5 या 6 लेक्चर का वादा किया, हम लोग उसी में सीखेंगे। कैश फ्लो के लिए आपके लिए आपके एक सेपरेट चैप्टर है, हम लोग वो भी करेंगे। लेकिन भैया हम लोग जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, हम लोग वो नहीं सीखेंगे, बिकॉज वो इंडिया ऐसा है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस आप इतना से याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन ये चीज से मेरा कंफर्ट है? देखो एक चीज याद रखना, हमारा बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता। अब हमारे कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस भी एक स्टेटमेंट है। नोट्स टू अकाउंट्स, ये दोनों का नोट्स है, हम लोग देखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक आपका अलग ही चैप्टर है। और आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। मतलब समझ रहे हो, जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग का मीटिंग होता है, वो लोग जनरल लेजर थोड़ी लेके बैठेंगे, है ना। इनफैक्ट वो लोग ट्रायल बैलेंस भी लेके नहीं बैठेंगे, बिकॉज ट्रायल बैलेंस आपको कितना प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ ये रिजल्ट थोड़ी दे रहा था। हम लोग तो अभी लास्ट चैप्टर ट्रायल बैलेंस बना के आए थे, क्या ट्रायल बैलेंस में ये मेंशन था कहीं पर भी कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? कहीं नहीं मेंशन था। इसका मतलब ये सब चीज हम लोग को कब पता चलेगा? जब हम लोग ट्रायल बैलेंस देख के बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे। और ये सब चीज पता है हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग ट्रायल बैलेंस देखते ही बनाएंगे, हम लोग ट्रायल बैलेंस ही देख के बनाएंगे। इसका मतलब हमारा जूनियर स्टाफ ट्रायल बैलेंस तक प्रिपेयर कर दिया होगा, उसके आगे का काम अब हम लोग को करना है। बैलेंस शीट बनाना है, पीएल बनाना है, कैश फ्लो बनाना है, नोट्स टू अकाउंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है। समझ आ गया? जिसमें हमारे कोर्स में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं सीखेंगे। कैश फ्लो का एक अलग से चैप्टर है, आप खुल के इंडेक्स देखिएगा। और ये बैलेंस शीट, पीएल और स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट से तो हम लोग अभी इसी चैप्टर पे सीखने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोग को? ठीक है। देखो अब एक चीज याद रखना, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब्स फॉर्मेट फॉर स्टेटमेंट ऑफ
बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नोट्स टू, जब भी मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हम लोग अभी ऊपर में क्या पढ़े कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मेरा 5 चीजें होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मेरा 5 चीज होता है। हम लोग अभी ऊपर में देखे ना कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मेरा कितना चीज होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मेरा 5 चीज होता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मेरा 5 चीज होता है। बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जिसमें मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट जो है हमारे इस चैप्टर पे है, लेकिन कैश फ्लो का एक अलग से चैप्टर है। क्यों बताऊं इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया, अलग अलग चैप्टर क्यों कर दिया? देखो, अलग अलग चैप्टर करने का जो मकसद था इंस्टीट्यूट का, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 करके है ना कुछ, है कि नहीं? कंपनी लॉ का पेपर में पढ़ते हो ना, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसका शेड्यूल 3, कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसका शेड्यूल 3, हमारा कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन तो है ही, साथ साथ हमारे कंपनीज एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल है। शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे करके शेड्यूल है। उसमें हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 हमें फॉर्मेट बताता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होगा, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होगा। समझ आ रहा है? जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे और नोट्स टू अकाउंट्स जो बनाएंगे, उसका एक तो फॉर्मेट रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो अभी हम लोग नोट्स नोट्स स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे और नोट्स टू अकाउंट्स जो भी बनाएंगे हम लोग, वो एक तो फॉर्मेट रहेगा उसका। ऐसा नहीं है कि हम लोग को अंधाधुंध गोली चलाना है, कोई भी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना देना है, नहीं। एक तो फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रिस्क्राइब करके रखा है कि आप अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो आप यही फॉर्मेट में बनाना, आप अगर पीएल बनाओगे तो यही फॉर्मेट में बनाना, आप अगर नोट्स बनाओगे कुछ तो आप यही बनाना, है ना। एक तो फॉर्मेट मेंशन है। अब देखो, फॉर्मेट मेंशन करने से क्या हो गया, नहीं अगर फॉर्मेट मेंशन होगा तो आज इंडिया में इतनी सारी कंपनीज है, हर कंपनी अपना अपना फॉर्मेट है बैलेंस शीट बना रहा है, हर कंपनी अपना अपना फॉर्मेट है पीएल बना रहा है, हर कंपनी अपना अपना फॉर्मेट में नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा है। क्या वो चीज सही होता? चलो एक तरीके से मान लिया सही होता, तो आप यूजर, आप लोग को तो आजकल आदत है 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करना, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके हाथ में 10 कंपनी का बैलेंस शीट है, आप कैसे कंपेयर कर पाओगे कौन सा कंपनी अच्छा है कौन सा कंपनी खराब है? अगर सारी कंपनीज अपने अपने फॉर्मेट में काम कर रही है, अपने अपने फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना रही है, तो आप क्योंकि कंपनी के यूजर हो, आपको कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप दो दो तीन कंपनी को आप कंपेयर कैसे कर पाओगे कि कौन सा कंपनी बेटर है? क्योंकि इसका फॉर्मेट तो अलग, इसका फॉर्मेट अलग। आपको इसका फॉर्मेट समझने में टाइम लग जाएगा, जब तक ये समझोगे आप इसका भूल जाओगे, जब तक ये समझोगे इसका भूल जाओगे। समझ रहे हो एक इन्वेस्टर को कितना दिक्कत हो जाएगा? और आज हमारे कंपनीज में इतने बड़े बड़े जो शेयर मार्केट चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज है, वो सब इन्वेस्ट क्यों कर रही है? इन्वेस्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पीछे में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, जो लोग कंपनी का पूरा एक एक डेटा एनालिसिस कर रहे हैं कि कंपनी का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या नहीं है, कंपनी का क्या बैलेंस शीट है, नहीं है ना। सब बड़े बड़े, मतलब समझ रहे हो, बड़े बड़े रिसर्चर लोग बैठे हैं। तो आज वो लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग 10 कंपनी का डेटा को एक साथ कंपेयर कर पा रहे हैं। लेकिन सब कंपनी का अगर फॉर्मेट ही अलग अलग रहेगा, कोई कंपनी इस तरह बना रही है, कोई कंपनी इस तरह बना रही है, कोई किस तरह बना रही है, अगर सारे कंपनीज का फॉर्मेट ही अलग अलग रहेगा, देन बताओ क्या आप कभी भी आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए क्या हुआ, हमारे कंपनीज एक्ट जो 2013 है, आपका सेकंड नंबर पेपर है ना कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, उसमें वो तो पूरा कंपनीज एक्ट ही है। वो कंपनीज एक्ट का ही जो शेड्यूल 3 है, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल बहुत सारे होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट में आप पढ़ोगे शेड्यूल 7, वो सीएसआर को लेके बात कर रहा है। वैसे जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 हमें क्या किया, बस खाली फॉर्मेट दे दिया कि किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनेगा, किस फॉर्मेट में आपका पीएल बनेगा, आपका किस फॉर्मेट में नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। ये कौन दिया हमें? शेड्यूल 3 दिया। किस फॉर्मेट में आपका वो बनेगा, किस फॉर्मेट में आपका वो बनेगा, किस फॉर्मेट में ये पड़ेगा। ठीक है, दैट्स मीन अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, शेड्यूल 3 के 2 पार्ट है। शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 नाम आते ही आपके दिमाग में क्या चल जाना चाहिए? फॉर्मेट। जब भी आप अगर कोई अब आपको जो भी बोले, क्योंकि देखो आप सीएस का पढ़ाई कर रहे हो, आप ये सब चीज भूल नहीं सकते जल्दी। अगर आपको कोई भी रास्ता में मिल के पूछे भाई शेड्यूल 3 क्या था,
शेड्यूल 3 तो फॉर्मेट था, क्या चीज का फॉर्मेट था? बैलेंस शीट पीएल। शेड्यूल 3 क्या था? फॉर्मेट था, क्या चीज का फॉर्मेट था? बैलेंस शीट पीएल का। फिर से कोई भी रास्ता में आपको दिख जाए डायरेक्ट बोले, क्या आप शेड्यूल 3 जानते हो? हाँ, पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है। अब जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 के हमारे दो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1, पार्ट 1 बैलेंस शीट के बारे में डील करता, और जो हमारा पार्ट 2 है प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर डील करता। मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना, अभी तक बस मैंने आप लोगों को ये बताया कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पांचों चीज होता है, बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जिसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्चुअली हम लोग का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया से, जो हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हो, तो कंपनीज एक्ट 2013 का एक तो शेड्यूल है, शेड्यूल 3। वो शेड्यूल 3 हमें क्या किया ना, फॉर्मेट बताया। शेड्यूल 3 हमें फॉर्मेट बताया कि किस तरह आप अपना बैलेंस शीट बनाओगे, किस तरह आप पीएल बनाओगे, किस तरह नोट्स बनाओगे। कैश फ्लो का फॉर्मेट नहीं बताता। कैश फ्लो का हम लोग कैश फ्लो के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जब हम लोग ये चैप्टर में है तो हम लोग खाली बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स, अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। शेड्यूल 3 हमें क्या किया, फॉर्मेट दे दिया, एक तो फॉर्मेट दे दिया कि किस फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट बनना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपका पीएल बनना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपका नोट्स टू अकाउंट्स बनना चाहिए। तो ये शेड्यूल 3 के दो पार्ट है। शेड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है ना, वो हमें बताता है कि किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनना चाहिए, और जो शेड्यूल 3 का पार्ट 2 है, वो हमें बताता है कि किस फॉर्मेट में आपका पीएल बनना चाहिए। समझे? शेड्यूल 3 का क्या है, दो पार्ट है। पार्ट 1 हमें ये बताता है कि किस फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट बनना चाहिए। पार्ट 2 हमें ये बताता है कि किस फॉर्मेट में आपका पीएल बनना चाहिए। पार्ट 1 हमें क्या बताया, किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनना चाहिए। पार्ट 2 हमें क्या बताया, किस फॉर्मेट में पीएल बनना चाहिए। चलो यहाँ तक आप लोग का क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो हम लोग का चैप्टर शुरू शुरू होने जा रहा है। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को फिर चाहता हूँ कि मैं एक बार आप लोग को बता दूँ, एक बार मैं आप लोग को बता दूँ सब। तो देखो हम लोग का क्या था भैया, एक चलो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। भैया अभी तक तो हम लोग बस खाली इतना पढ़े, क्योंकि हम लोग का अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होता है, पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल के बाद लेजर पे पोस्टिंग करते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में समराइज कर देते हैं। इतना काम कौन किया? बुक कीपिंग का पार्ट है, जूनियर अकाउंटेंट करेगा। अब यह ट्रायल बैलेंस के बाद, ट्रायल बैलेंस को देख कर ही हम लोग दो चीज बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस को देख कर ही अपने लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने का काम है, ये अकाउंटिंग का काम चालू हो जाता है। यही काम चालू होता है अकाउंटिंग का। कहाँ सीखेंगे? इसी चैप्टर पे सीखेंगे। अभी या फिर इसके बाद मैंने आप लोग को बस एक डेफिनेशन याद करने बोला कि कभी भी अगर आप लोग के पेपर में नाम ले लिया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कभी भी आप लोग के पेपर में नाम ले लिया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुनते ही आपके माथे में एक ही चीज क्लिक करना चाहिए। क्या चीज क्लिक करना चाहिए? बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पांच चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पांच ही चीज आता है, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। भैया पांच चीज होता है। ठीक है, पांच चीज होता है। पांच चीजों में मैंने आपको क्या बताया कि जो बैलेंस शीट है, पीएल है, और जो नोट्स है, ये हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, यानी कि चैप्टर 2 में सीखेंगे। लेकिन जो कैश फ्लो है, इंस्टीट्यूट ने कैश फ्लो का एक अलग चैप्टर बना के रखा है, और इंस्टीट्यूट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमारे सिलेबस ही में नहीं दिया। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, आप लोग अपना कंपनीज एक्ट पढ़ते हो ना, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो आप पढ़ते हो, उसका शेड्यूल 3 है। कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 ना हमें कुछ नहीं बताता, खाली फॉर्मेट बताता है। कंपनीज एक्ट 2013 जो है, उसका शेड्यूल 3 है। वो हमें क्या बताता है? फॉर्मेट बताता है। किस फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट बनना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपका पीएल बनना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपका नोट्स बनना चाहिए। फॉर्मेट देता है। अगर फॉर्मेट नहीं देता तो सारे कंपनीज अपने अपने कंफर्ट में बनाती, अपने अपने कंफर्ट में बनाती, तो एट द एंड इन्वेस्टर लोग को दिक्कत हो जाता कि मैं ये कंपनीज में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। हालांकि और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। तो बस अपने को ये जानना है कि हमारा जो कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है, वो हमें फॉर्मेट बताता है, किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनेगा, किस फॉर्मेट में पीएल बनेगा, है किस फॉर्मेट में नोट्स बनेगा। इसी को देखते हुए मैंने आप लोग को क्या बताया कि शेड्यूल 3 अब हम लोग का दो पार्ट है। शेड्यूल 3 का दो पार्ट है। पार्ट 1 हमें ये बताता है कि किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनेगा। पार्ट 2 हमें ये बताता है कि किस फॉर्मेट में आपका पीएल बनेगा।
ठीक है। तो आज जब हम लोग करने जाएंगे, हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग पीएल का फॉर्मेट। चलिए यहाँ तक क्लियर आप लोग? लेट पानी। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया, हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे, फिर हम लोग पीएल का फॉर्मेट सीखेंगे। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखने से पहले ना, हाँ, कुछ हम लोग ना कुछ लर्न कर लेते हैं। हाँ, हम लोग दो तीन ठो डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं। एक तो हमारा सीखने का जरूरी है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। हम लोग अपना क्या बोला, फॉर्मेट सीखने से पहले हम लोग दो तीन ठो डेफिनेशन हम लोग पहले लर्न कर लेते हैं, क्या चीजें। तो मैंने बोला ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम पीरियड बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट फ्रॉम कस्टमर या डेटर्स। देखो एक बात है, आप याद रखना, अब हम लोग क्योंकि अपना बैलेंस शीट बनाने जाएंगे, तो बैलेंस शीट का हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट सीखेंगे। हम लोग को 2 दिन हम लोग को शायद तक फॉर्मेट सीखने में लग जाएगा, लेकिन फॉर्मेट अगर आप लोग को क्लियर हो गया ना, हम लोग का सम से एकदम झट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 आपसे कुछ नहीं मांगता, चैप्टर 2 से इतना सा मांगता है कि आप लोग से फॉर्मेट बढ़िया से हो जाए, सम्स हो जाए, बात खत्म। ठीक है, सम्स एग्जाम में कैसा देगा नहीं पता। आप लोग के बुक्स में तो इंस्टीट्यूट ने इतना मेहरबानी किया कि एक भी सम्स नहीं दिया। इंस्टीट्यूट सोचते हैं कि हमारे बच्चे इतने तेज है कि वो फॉर्मेट देखते ही सम्स बना ले, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग को प्रैक्टिस चाहिए होगा। आप लोग टेंशन मत कीजिए, आप लोग 3 रिवीजन फाउंडेशन क्लासेस में बैठे हैं, आप लोग को हर एक सम्स में करा के भेजूंगा। ठीक है, तो देखो ऑपरेटिंग साइकिल, हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग दो तीन डेफिनेशन पहले समझते हैं क्या। देखो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, पूरा ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल का एक टाइम पीरियड है। हाँ, आप अपना रॉ मटेरियल खरीदते हो, आप अपना रॉ मटेरियल खरीदते हो, देखो आप लोग का कंपनी है, आप लोग का एक कंपनी है। आप लोग पहले रॉ मटेरियल खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीद के आप उसको फैक्ट्री में सामान बनाओगे। आपको रॉ मटेरियल खरीदने में मान लो आप आज ऑर्डर दिए, हेलो भाई जी, मेरे को रॉ मटेरियल भेज दीजिए। कौन सा कंपनी, मान लो कौन सा कंपनी, कौन सा कंपनी, मान लो आप लोग स्टील का कंपनी हो, आप लोग स्टील का कंपनी हो, तो आप लोग स्टील बनाते हो, बनाने के बाद ना आप बेचोगे। तो बताओ, आप पहले ऑर्डर दिए स्टील का कुछ रॉ मटेरियल, हेलो भाई जी मुझे स्टील चाहिए। ठीक है, भाई जी ने 4 महीना बाद आपको स्टील भेजा। कितना महीना, 4 महीना बाद स्टील आया। स्टील आने के बाद आप वो जो रॉ मटेरियल आया, आपको रॉ मटेरियल से आगे काम करना होगा। वो काम करते करते मान लो 4 महीना और लग गया। करने के बाद आपका फिनिश गुड बनने में कितना टाइम लग गया। करने के बाद आप कस्टमर को बेचे, क्या कस्टमर आपको हाथों हाथ रुपया दे देगा? क्या कस्टमर आपको हाथों हाथ रुपया दे देगा? नहीं, वो भी कुछ टाइम लगाएगा। कस्टमर भैया हमें हाथों हाथ तो रुपया नहीं देगा, कस्टमर भी मेरा कुछ टाइम लगाएगा, है ना। तो मेरा रॉ मटेरियल खरीदने से लेके, कब मेरे को कस्टमर रुपया देता है, कब कस्टमर मेरे को रुपया देता है, इसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल खरीदने से लेके कब कस्टमर मेरे को मेरा पूरा रुपया रिटर्न कर देता है, इसी टाइम पीरियड को अपने क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल खरीदने से लेके कस्टमर मेरे को कब रुपया दे देता है, इसी पीरियड को अपने क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, चलो हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल का।
तो डायग्राम मैं भी अच्छा ही बना लेता हूँ। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी के नोट्स है, मैंने बनाया ही था। इजी लैंग्वेज में भी है, लेकिन मैंने बस आप लोगों को बताया था ना कि नहीं, आप अपने लैंग्वेज से करोगे तो ज़्यादा बेटर है कि आपको। ये है फिनिश गुड्स, समझाता हूँ क्या चीज़ है। देखो, मैं आप लोगों को नीचे कैलकुलेट भी करके दिखाऊँ, पहले आप लोग सीखो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। खरीदने के बाद आज आप लोगों ने मान लो कोई रॉ मटेरियल खरीदा, तो आज आप आज ही उसका काम करना शुरू कर देते हो, है ना। मैंने क्या बोला, मान लो आप फैक्ट्री चला रहे हो, आपने आज ही रॉ मटेरियल खरीदा और आज ही वो रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ ना कुछ बना लोगे क्या? नहीं। तो इसके पीछे में ना बहुत टाइम लगता है। एवरेज एवरेज में मान लो मैं रोज रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, और मुझे एवरेज एवरेज में 3 महीना लग जाता है वो रॉ मटेरियल यूज करने में, हो ही सकता है। आप रॉ मटेरियल को खरीदते हो, खरीदने के बाद आप उसको हाथ ही हाथ तो यूज नहीं कर लोगे, हाथों हाथ तो आप उसको कुछ नहीं बना लोगे। रॉ मटेरियल जब मैं कह रहा हूँ तो रॉ मटेरियल आप समझ रहे हो ना, कि एक फैक्ट्री में कोई भी चीज अगर बन रहा है, एक फैक्ट्री में अगर कोई भी चीज बन रहा है, तो बनने के लिए मुझे कच्चा सामान चाहिए। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रॉ मटेरियल, तो आप लोग रॉ मटेरियल वर्ड से कंफर्ट होना, कि रॉ मटेरियल का मतलब कि मेरे फैक्ट्री में अगर कुछ भी बन रहा है, तो बनने के लिए मुझे कच्चा सामान चाहिए। मेरे फैक्ट्री में अगर कुछ भी बन रहा है तो बनने के लिए कच्चा सामान चाहिए, रॉ मटेरियल। अगर वो नहीं बनेगा तो मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा? इसीलिए मैं मुझे हम लोग कौन सा कंपनी खोले थे, स्टील का। तो स्टील का कंपनी चलाने के लिए भी मुझे कच्चा सामान चाहिए, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री में आ गया, आने के क्या हाथों हाथ आप उसको यूज करके कुछ ना कुछ बना लेते हो, नहीं ना। तो मान लो आपका एवरेज एवरेज में ये पता चला, एवरेज में रिपोर्ट से मुझे ये पता चला कि आपका रॉ मटेरियल ना 3 महीना आपकी फैक्ट्री में पड़ा रहता है। 3 महीना बाद हम लोग रॉ मटेरियल का वर्क इन प्रोसेस, मतलब हम लोग मशीन में डालते हैं। 3 महीना बाद हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ बनाते हैं। अब यह एक बार में बन तो नहीं जाएगा, एक आइटम को बनने में बीच में बहुत सारा वर्क करना पड़ता है अपने को, है ना। आप लोग डायरेक्ट आप लोग कुछ डाले और आप लोग का स्टील बन जाए, ऐसे तो नहीं होगा। उसके पीछे कितना सारा वर्क है, अलग अलग मशीन में अलग अलग वर्क है। तो भैया ऐसा वर्क है ना। पहले आप रॉ मटेरियल को यूज करते हो 3 महीना बाद, फिर वर्क इन प्रोसेस होता है, मतलब काम चल रहा है। अब ये काम से एवरेज एवरेज में मुझे ये पता चला कि जिस दिन हम लोग काम में डालते हैं, एवरेज एवरेज में 2 महीना लग जाता है फिनिश गुड बनने में। मतलब एवरेज एवरेज में 2 महीना लग जाता है मेरा पूरा फिनिश गुड यानी स्टील रेडी होने में। सबसे पहले रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल को मैंने, मेरा रिपोर्ट ये बताया कि एवरेज में मुझे 3 महीना लग जाता है रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में यूज करने के लिए। वर्क इन प्रोसेस तो समझ रहे हो, कि मेरा कोई भी चीज को काम में अलाउ करने के लिए मेरा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस करने में एवरेज एवरेज मेरे को 3 महीना लग जाता है। भैया फिनिश गुड्स रेडी होने में और 2 महीना लग जाता है ना। लेकिन भैया फिनिश गुड रेडी हो गया, तो आज के आज तो मैं उसको नहीं बेच दूंगा, आज के आज तो मैं उसको नहीं बेच दूंगा। डेटर मतलब समझ रहे हो ना, डेटर मतलब कम कस्टमर, डेटर मतलब कस्टमर जो उधारी में मेरे से खरीद के लेके गया। डेटर मतलब क्या, डेटर मतलब वो कस्टमर जो मेरे से उधारी में खरीद के लेके गया। अब एक क्रेडिटर मतलब वो सप्लायर जिससे मैंने उधारी में खरीदा है। दो वर्ड आप लोग तो पहले से जानते हो ना, एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। डेटर मतलब वो कस्टमर जो मेरे से उधारी में खरीद के लेके गया। अब ये क्रेडिटर मतलब वो सप्लायर जिससे मैंने उधारी में खरीदा, है ना। तो मैंने क्या बोला, रॉ मटेरियल है, 3 महीना मुझे लग जाता है यूज करने में, 2 महीना और लग जाता है फिनिश गुड बनने में। अब ये अब फिनिश गुड आज ही बन गया तो आज के आज तो बिक्री होगा नहीं। एवरेज एवरेज में मुझे 4 महीना लग जाता है उसको बेचने में। एवरेज एवरेज मुझे कितना महीना लग जाता है, 4 महीना लग जाता है उसको बेचने में। अच्छा भैया बेच दिए, बेचने के बाद क्या मेरा कस्टमर उसको आज के आज ही रुपया दे देगा? क्या मेरा कस्टमर मेरे से इतना लॉयल है कि वो मुझे आज के आज ही रुपया दे देगा? कहाँ ऐसा होता है बता दो, मुझे भी ऐसा कस्टमर चाहिए।
क्या मेरा कस्टमर आज के आज मुझे रुपया दे देगा? ऐसा होता है? नहीं भैया, आज कैश तो देगा नहीं, आज कैश तो देगा नहीं। कस्टमर रुपया देने में पता है कितना टाइम लगा देता है? एवरेज एवरेज 5 महीना कस्टमर मुझे टाइम देने रुपया देने में लगा देता है। एवरेज एवरेज में कस्टमर मुझे 4-5 महीना लगा देता है रुपया देने में। तो अल्टीमेट में मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया? तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया? सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करते टाइम मुझे ये पता करना है कि मेरा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड क्या है। मैं लिख रहा हूँ WIP। WIP समझ रहे हो? वर्क इन प्रोसेस होल्डिंग पीरियड। फिर मैं लिखता हूँ फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड। फिर मैं लिखता हूँ डेटर्स। डेटर्स क्रेडिट पीरियड, मतलब मेरा कस्टमर लोग कितना दिन उधारी के बाद रुपया चुका देता है मेरे को, है ना। तो देखो मेरा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल को मुझे मेरे फैक्ट्री में कितना दिन रखना पड़ता है भैया? 3 महीने तो रखना पड़ता है। आपको सारे रॉ मटेरियल को अपने फैक्ट्री में 3 महीना तो रखना पड़ता है। भैया जो वर्क इन प्रोसेस होने में कितना टाइम लग जाता है फिनिश गुड तक? भैया 2 महीना तो लग ही जाता है इस काम को। फिर भैया फिनिश गुड बन गया। फिनिश गुड को आपको अपने फैक्ट्री में कितना दिन रखना पड़ता है? भैया फिनिश गुड को तो मुझे 4 महीना रखना पड़ता है, क्योंकि 4 महीना बाद बिक्री होता है, तो 4 महीना तो मुझे अपने फैक्ट्री में रखना पड़ेगा। अब भैया जो डेटर्स है, आप लोग के जो कस्टमर है, कस्टमर कितना दिन आपका उधारी मार के जाते हैं? भैया 5 महीना बाद देते हैं कस्टमर तो मुझे रुपया। कस्टमर मुझे रुपया इतना जल्दी नहीं देते, कस्टमर तो मुझे 5 महीना लगा देते हैं रुपया देने में, है ना। तो अल्टीमेट में मैं अगर ये कहूँ कि आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, देयरफॉर ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया आपका? 5 4 9 10 11 12 13 14, 14 मंथ हो गया आपके। मतलब 14 महीना आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है। और भैया हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि ऑपरेटिंग साइकिल मतलब वो टाइम पीरियड जब आप रॉ मटेरियल को खरीदते हो और जब आपको कस्टमर से रुपया मिल जाता है। इसका मतलब आपको अपने बिजनेस का नेचर पता चला। आपको रॉ मटेरियल खरीदने से कस्टमर के रुपया मिलने तक में आपको 14 महीना का टाइम लग जाता है। आप रॉ मटेरियल को खरीद के लाते हो, फिर काम स्टार्ट करते हो, गुड्स बनता है, बेचते हो, फिर कस्टमर से रुपया मिलता है। ये टाइम को 14 महीना लग जाता है। ये पूरा प्रोसेस को होने में क्या हो जाता है? 14 महीना। तो ये जो पूरा प्रोसेस होने में हमारा 14 महीना लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। ये जो पूरा प्रोसेस होने में मेरा 14 महीना लग जाता है, यही प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? नाम देते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो आप लोग ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड से एकदम कंफर्ट हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड से एकदम कंफर्ट होना। तो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या हो गया? वो टाइम पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल मेरा मतलब हो गया वो टाइम पीरियड जब मैं रॉ मटेरियल को परचेस करता हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल का मेरा मतलब क्या हो गया? वो टाइम पीरियड जब मैं रॉ मटेरियल को परचेस करता हूँ। परचेस करने के बाद मैं डायरेक्ट थोड़ी बेच दूंगा, मैं पहले उसको सामान बनाऊंगा, फिनिश गुड बनेगा, फिर मैं कस्टमर को बेचूंगा, वो भी उधारी पे। कस्टमर बाद में मुझे पेमेंट करेंगे। तो भैया एज अ मैनेजर मेरा तो अल्टीमेट में ये जानना बहुत जरूरी है ना कि आज मैं कोई रॉ मटेरियल अगर खरीद के लाता हूँ तो इससे कब सामान बेचेगा। मैं एज अ मैनेजर हूँ, मेरा तो ऑलवेज ये क्वेश्चन रहेगा ना कि भाई आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीद के लाया, कब इसका सामान बनाओगे, कब बिक्री करोगे, कब मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने मैनेजर को क्या बोला कि सर ये पूरा प्रोसेस होने पे 14 महीना लग जाता है, कि सर पूरा प्रोसेस होने पे 14 महीना लग जाता है ना, ये 14 महीना पूरा प्रोसेस होने में लग जाता है, तो यही हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, आप लोग समझ गए शेड्यूल 3 क्या था? शेड्यूल 3 हमारा फॉर्मेट बताता था, किस फॉर्मेट में आप लोग बैलेंस शीट बनाओगे, किस फॉर्मेट में पीएल बनाओगे। शेड्यूल 3 का दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 हमें ये बताता है कि किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनेगा, पार्ट 2 हमें ये बताता है कि किस फॉर्मेट में पीएल बनेगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बोला कि कुछ डेफिनेशन सीखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन सीख जाते हैं। मुझे नहीं पता आपके बुक में कहा है, मुझे आप लोगों को सिखाना बहुत जरूरी लगा। आप लोग सब चीज सीख रहे हो तो आप लोगों को ऑपरेटिंग साइकिल पहले पता होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग साइकिल आप लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर है कि एक सामान खरीदने से लेके कब आपका बेच के पूरा हाथ में आपके रुपया आ जाएगा, प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि भैया रॉ मटेरियल को मुझे करीब करीब 3 महीना अपने फैक्ट्री में रखना पड़ता है। फिर भैया वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल से सामान बनने में 2 महीना लग जाता है। फिर भैया जो फिनिश गुड बनाना, फिनिश गुड्स को मुझे अपने फैक्ट्री में 4 महीना रखना पड़ता है, क्योंकि 4 महीना बाद वो सेल होता है।
फिर भैया डेटर लोग को मैंने सेल तो कर दिया, लेकिन वो लोग तो इतना जल्दी रुपया नहीं दे देंगे। 5 महीना मुझे वो लोग से रुपया कलेक्ट करने में लग जाता है। तो अल्टीमेट है भैया, पूरा ऑपरेटिंग साइकिल का प्रोसेस होने में मेरे फैक्ट्री में करीब करीब कितना दिन लग जाता है? 14 महीना लग जाता है। करीब करीब कितना दिन लग जाता है? 14 महीना लग जाता है। मेरा पेन कहाँ चला गया? करीब करीब कितना लग जाता है? 14 महीना लग जाता है। ठीक है। फिर भी अब आप लोग को एक चीज और जानना जरूरी है। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में छुड़ा के भी रखा था, मुझे याद है। आप लोगों को मैं दिखा दूंगा जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं भैया, हमारे बिजनेस में ना एसेट और लायबिलिटी होता है, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में आप लोग जो लोग मतलब कॉमर्स फील्ड में हो, आप लोग 11 12 तो कॉमर्स को अपना बढ़िया से पढ़े हो। आप लोग जो भी अपना कॉमर्स फील्ड में हो, 11 12 में तो आप लोगों ने कॉमर्स बहुत बढ़िया से पढ़ा है। तो भैया आप लोग जानते हो कि हमारा बैलेंस शीट में दो साइड रहता है। हमारा बैलेंस शीट में दो साइड रहता है। एक साइड भैया हम लोग का लाइबिलिटी साइड रहता है, एक साइड हमारा एसेट साइड रहता है। मतलब बैलेंस शीट में हमारा कुछ नहीं रहता है, एक एसेट साइड रहता है, एक लाइबिलिटी साइड रहता है। लेकिन भैया आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा जो भी एसेट होता है ना, हम लोग सिर्फ वर्ड एसेट अब यूज नहीं करेंगे। हम लोग ये यूज करेंगे कि वो करेंट एसेट है कि नॉन करेंट एसेट है। अब हमारा जो भी बिजनेस में एसेट है, एसेट के लिए हम लोग वर्ड सिर्फ एसेट नहीं बोलेंगे। हम लोग बदलेंगे, आप बताइए वो मेरा करेंट एसेट है कि नॉन करेंट एसेट है। सेम टू सेम लाइबिलिटीज के लिए, कि वो करेंट लाइबिलिटीज है कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज। मेरा वो एसेट करेंट एसेट है कि नॉन करेंट एसेट है। मेरा वो लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी है कि नॉन करेंट लाइबिलिटी है। करेंट करेंट आप लोग करेंट समझ आ रहा है ना? कौन सा कर्जा अभी करंट में है मेरा, मतलब ऐसा कौन सा कर्जा जिसका रुपया मुझे अभी देना है। नॉन करेंट मतलब ऐसा कौन सा कर्जा है जिसका रुपया मुझे अभी नहीं देना, बाद में देना है। करेंट एसेट मतलब ऐसा कौन सा संपत्ति है जो मेरा अभी आने वाला है। और नॉन करेंट एसेट मतलब ऐसा कौन सा संपत्ति है जो अभी नहीं, 2 साल बाद आने वाला है। तो भैया अगर हम लोग दोनों में हम लोग करेंट एसेट या करेंट लाइबिलिटी का मतलब अगर समझ जाए, तो नॉन करेंट तो अपने को समझ ही आ जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या समझते हैं, करेंट एसेट क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी क्या होता है, डिफरेंस अपने कर लेते हैं। एक हम लोग सीखेंगे करेंट एसेट्स, फिर हम लोग इसी के साथ सीखेंगे करेंट लायबिलिटी, ताकि आप लोग एक को सीख लो, दूसरा आप लोग को याद हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, करेंट एसेट्स आर द एसेट्स विच सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग फोर कंडीशन। सेम टू सेम हम लोग लाइबिलिटीज में भी बोलेंगे ऐसा। करेंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज विच सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग फोर कंडीशन। नीचे दिए गए 4 कंडीशन में से अगर आप लोग का एक एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है, देन आपके बिजनेस के लिए वो चीज करेंट एसेट है।
या करंट लाइबिलिटी है। नीचे में अभी मैं चार चार बात लिखूंगा। अगर आप लोग के बिजनेस में अगर वो चार में से एक एक भी बात अगर फुलफिल हो रहा है, देन आप लोग के लिए वो करंट एसेट है या आप लोग के लिए करंट लाइबिलिटी है। सबसे पहला बात, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, कंज्यूम और सोल्ड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। मैं पहले चारों बात लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 months आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। चलो हम लोग इसका मतलब समझ जाते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला कि मेरे बिजनेस में अब हम लोग बैलेंस शीट का हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे। लेकिन बैलेंस शीट का फॉर्मेट में आपका आता क्या है, एक भैया लाइबिलिटी साइड आता है, एक एसेट साइड आता है। तो आप लोग को पहले ये तो पता होना चाहिए कि सिर्फ वर्ड हम लोग लाइबिलिटी नहीं बोलते, लाइबिलिटी में भी अब आपका दो हो गया, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और एसेट मतलब करेंट एसेट या नॉन करेंट एसेट। करेंट का वर्ड समझ रहे हो ना, जो लाइबिलिटी आपको अभी करेंट में देना है, जो कर्जा आपका अभी का है, अभी का है, मतलब आपका कोई ऐसा कर्जा होगा जिसको आपको 2 दिन के बाद ही रुपया देना है, तो आपका करंट लाइबिलिटी होगा। नॉन करंट मतलब कि अभी देरी है और उसका कर्जा का रुपया मुझे अभी नहीं देना है, 1 साल बाद देना है। तो हम लोग का जो भी एसेट रहता है या लाइबिलिटी रहता है, हम लोग उसको बाइफरकेट कर देते हैं कि वो मेरा करंट में है कि नॉन करंट में है, कि मेरा करंट में है कि नॉन करंट में। अब यह करंट एसेट मतलब, करंट एसेट मतलब वो एसेट जो कि नीचे दिया गया चार में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, लाइक कि आपका एक्सपेक्टेड है, वो एसेट आपका एक्सपेक्ट है कि आप उसको यूज कर लोगे या बेच लोगे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। ऑपरेटिंग साइकिल अभी हम लोग निकालना सीखे थे ना, जैसे हमारे बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग साइकिल कितना था, 14 महीना। ठीक है, मेरा बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल ही है 14 महीना। अगर हम लोग कोई भी एसेट को 14 महीना के भीतर अगर सेल कर देते हैं ना, तो मेरा वो एसेट करेंट एसेट होगा, नॉन करेंट एसेट नहीं। क्या बोला मैंने, अगर आपका एक्सपेक्ट है कि आपका वो काम एसेट का ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर आपको वो एसेट अगर बिक जाता है, अगर कोई भी चीज आपको ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर सोल्ड हो जाएगा या आप उस चीज को कंज्यूम कर लोगे, है ना, एक्सपेक्ट है कि रुपया आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप कंज्यूम कर लोगे, नहीं तो आप बेच दोगे ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर। जैसे मेरे कम केस में जो मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीना आ रहा था। अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल आएगा, लेकिन भैया ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर बढ़िया से वो बिक जाएगा, है ना। तो उस केस में वो जो ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर जो भी आपका बिक जाएगा वो हो जाएगा मेरा करंट एसेट। कि भैया, नहीं तो भैया ऑपरेटिंग साइकिल मुझे नहीं पता, तो भैया 12 महीने के विदिन विदिन 12 मंथ अगर आपका वो सोल्ड हो जा रहा है, देन भैया वो आपका करंट एसेट हो जाएगा। और अगर 12 महीने के बाद किया तो नॉन करंट एसेट। भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा करंट एसेट होता है। नहीं तो भैया कोई भी एसेट अगर आपने ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के पर्पज के लिए रख के रखा है, जैसे आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव है। आप लोग का ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ है, तो चैप्टर 2 में आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेरिवेटिव्स के बारे में बढ़िया से समझो। ठीक है, बस खाली अभी हमारा काम क्या कि भैया करंट एसेट क्या होता है। तो जनरली देखो करंट एसेट क्या होता है कि कोई भी एसेट जिसको हम 12 महीने के भीतर बेच के रुपया कमा लें, कोई भी एसेट जो मेरा रियलाइज हो जा रहा है 12 महीने के भीतर, 12 महीने के भीतर,
लेकिन भैया हो सकता है मेरे कंपनी को ऑपरेटिंग साइकिल तो 20 महीने का है। इसीलिए पहला पॉइंट क्या बोला कि एक्सपेक्ट है कि वो रियलाइज कर लोगे या सोल्ड कर लोगे ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर। मतलब आपका वो जो एसेट है ना वो बिक जाएगा 20 महीने के भीतर। अगर वो एसेट आपका 20 महीने के भीतर बिक जाएगा देन वो एसेट आपका करेंट एसेट है। लेकिन भैया हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता कर पा रहे। तो भैया वो क्या वो एसेट आपका 12 महीने के भीतर बिक जाएगा? हाँ, 12 महीना तो टाइम दिया हुआ ही है। तो 12 महीने के भीतर अगर कोई भी चीज बिक जाता है तो वो तो करेंट एसेट है ही। साथ ही साथ भैया अब वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो वो करेंट एसेट है। और आपने उसको ट्रेडिंग के पर्पज के लिए रख के ले रखा। अब भैया कोई चीज मेरा करेंट लाइबिलिटी कब होगा? कोई चीज मेरा करेंट लाइबिलिटी तभी होगा जो नीचे में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर ले। पहला कंडीशन भैया सेम, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। आप उसको ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर में आप सेटल कर लोगे। आपका जो भी लायबिलिटी है, आपका जो भी लायबिलिटी है, आपके माथे में कोई कर्जा है, आपके माथे में क्या है, कोई कर्जा है। आप वो कर्जा का क्या सोच के रखे ना कि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है ना 15 महीना, मैं 15 महीने के भीतर मैं वो कर्जा को से सलट लूंगा। आपके माथे में बहुत भारी भरकम कर्जा है। अब मैं मेरा क्वेश्चन ये आता है कि ये कर्जा को मैं करेंट लाइबिलिटी बोलूं कि नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलूं? सिंपल सा बात। आपके माथे में बहुत कर्जा है। मेरा क्वेश्चन इतना है कि वो कर्जा को मैं करेंट लाइबिलिटी बोलूं कि नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलूं? हाँ। हमारा मॉड्यूल क्या बोलता है कि पहले आप ये देखो आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। मैंने बोला मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है। तो भैया क्या वो कर्जा 15 महीने के भीतर सेटल हो जाएगा? मैंने बोला हाँ। तो बोला वो आपका करेंट लाइबिलिटी है। दूसरा, नहीं तो भैया एक ऐसा कर्जा है जिसको कंपनी 12 महीने के भीतर ही सेटल कर लेगी। कोई भी ऐसा कर्जा है जिसको कंपनी अपने 12 महीने के भीतर ही सेटल कर लेगी। तो भैया 12 महीने के भीतर अगर सेटल कर लेगी कंपनी देन वो कर्जा भी मेरा करेंट लाइबिलिटी है। और कोई ऐसा कर्जा है जिसको कंपनी 12 महीना नहीं, कंपनी तो 2 साल बाद सेटल करेगी देन वो कर्जा मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटी। अभी हम लोग करेंगे ना, बस आप लोग एक बार मतलब जान के रखो, हम लोग सब कर लेंगे एक बार में। हाँ, फिर हमारा क्या हो गया भैया? वही। तीसरा है क्या कि कंपनी के पास कोई भी राइट नहीं है। कंपनी के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है डिफर्ड पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ। मतलब कंपनी के पास ऐसा कोई भी अभी तक राइट नहीं आया कि कंपनी आपका कर्जा को 12 महीने से ज्यादा टाल सके। तो इसका मतलब वो कर्जा भी मेरा करेंट लाइबिलिटी है। चौथा, हेल्प फॉर ट्रेडिंग। जैसा दिया है हेल्प फॉर ट्रेडिंग, क्या आप वो चीज हो ट्रेडिंग में आपका कोई ऐसा कर्जा है जो कर्जा को आप तो ट्रेडिंग में रख के रखते हो। ठीक है, तो ये मेरा है ही करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी हो गया। ऑल अदर नॉन करेंट एसेट। अब भैया ऊपर को छोड़ के अगर कोई चीज कोई एसेट अगर मेरा करेंट एसेट है तो बाद बाकी एसेट मेरा क्या हो जाएगा? नॉन करेंट एसेट, है ना? इसमें भी चलिए, हम लोग का इतना डेफिनेशन सीखना था, हम लोगों ने इतना डेफिनेशन सीख लिया। अब हम लोग बिना टाइम वेस्टेज किए अब हम लोग पूरा अपने फॉर्मेट पे आएंगे। ठीक है, पिछला 1 घंटा से हम लोगों ने बहुत ज्ञानबाजी कर लिया। अब हम लोग अपने डायरेक्ट फॉर्मेट में आएंगे। देखो 59 बज के 13 मिनट हो रहा है, मतलब 59 मिनट हो गया रिकॉर्डिंग। शुरू से एक बार मैं आप लोगों को फटाक फटाक एक बार रिकैप करा देता हूँ, फिर हम लोग अपने फॉर्मेट पे आते हैं कि हम लोग को किस तरह आज अपना फॉर्मेट हम लोग को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग इतना जानते थे कि अकाउंटिंग का काम ही है कि सबसे पहले आप जर्नल बनाओगे, जर्नल के बाद आप लेजर पे पोस्ट करोगे, फिर आप ट्रायल बैलेंस से समराइज करोगे, है ना? तो इतना सा काम हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होता है जो कि जूनियर स्टाफ करता है, जो कि अपने लोग चैप्टर 1 में सीखा है। अब ये ट्रायल बैलेंस को देख के ना आगे दो काम और होता है।
कि ट्रायल बैलेंस को देख के हम लोग अपना पीएल बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को देख के हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। ये जो काम रहता है ये अकाउंटिंग का काम रहता है, जो कि अभी हम लोग सीखेंगे। फिर भैया मैंने आपको बोला एक फैंसी डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया, फैंसी नहीं है एक्चुअली, आप लोग कंपनी एक्ट में ऐसे भी पढ़ लोगे। तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया मेरे भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 5 चीजें होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 5 चीजें होती है: बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जिसमें मेरे भाई बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग ये चैप्टर में सीखेंगे। कैश फ्लो हमारे इंस्टीट्यूट में एक तो चैप्टर अलग से दिया हुआ है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम लोग नहीं समझेंगे। फिर हम लोगों ने बोला कि आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 जानते हो। अब मैंने आपको अभी बोला ना कि बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो भैया उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, जैसा मर्जी हो ऐसा फॉर्मेट करा दोगे कि आज आप कुछ और करा रहे हो अलग, ट्यूटर कुछ और फॉर्मेट करा रहे हैं यूट्यूब में, नहीं। उसका एक तो फॉर्मेट है। फॉर्मेट किसने प्रिस्क्राइब करके रखा है, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 ने। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 बहुत स्ट्रिक्ट है ये बात को लेके। वो एक प्रॉपर एक तो फॉर्मेट दे दिया कि नहीं, आप लोग को अकाउंटिंग करना है तो आप लोग इसी फॉर्मेट में करोगे, बैलेंस शीट बनाना है तो इसी फॉर्मेट में, पीएल बनाना है तो इसी फॉर्मेट में। अब तो इसलिए भैया मैंने क्या बोला, शेड्यूल 3 के हमारे 2 पार्ट है। पार्ट 1 मुझे बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है, पार्ट 2 मुझे पीएल का फॉर्मेट देता है। ठीक है। अब चलिए, अब मैंने फॉर्मेट्स में आने से पहले मैंने आप लोग को एक दो डेफिनेशन सिखाया था। मैंने ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन क्या बोला, मैंने बोला ऑपरेटिंग साइकिल आपका वो टाइम पीरियड है, ऑपरेटिंग साइकिल मेरे भाई आपका वो टाइम पीरियड है कि मैं कब रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके, रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके कस्टमर को बेच के मेरे हाथ में रियलाइजेशन ऑफ मनी कब होता है, मैंने रॉ मटेरियल बेचा, बेचने से लेके मेरे हाथ में लास्ट रुपया कब आता है, इस बीच जितना टाइम लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भैया मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, मुझे ये पता चला कि रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस होने में 3 महीना लग जाता है, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस होने में 3 महीना लग जाता है, फिर ये वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड बनने में 2 महीना लग जाता है ना। और भैया फिनिश गुड से कस्टमर तक बेचने में 4 महीना लग जाता है, और कस्टमर रुपया देने में 5 महीना लगा देते हैं। तो अल्टीमेट में रॉ मटेरियल से लेके फाइनल मेरे हाथ में रुपया आने तक 14 महीना लग जाता है। तो इसका मतलब मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कितना, 14 महीना। फिर मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आप लोगों को फॉर्मेट सीखना है ना बैलेंस शीट का, आप लोगों को फॉर्मेट सीखना है ना बैलेंस शीट का। तो जो मेरे भाई बहन ऑलरेडी कॉमर्स पढ़ के आए क्लास 12 में, वो लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है एसेट। मेरे बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, मेरे नहीं, सबके। मेरे क्या है, एक मेरे थोड़ी। बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है एसेट। लेकिन भैया हम लोग लाइबिलिटी और एसेट ऐसे बात नहीं कर सकते, हम लोग को हर चीज को बाइफरकेट करना होता है कि वो करेंट एसेट है कि नॉन करेंट एसेट है, करेंट लाइबिलिटी है कि नॉन करेंट लाइबिलिटी है। मैंने बोला देखो, करेंट या नॉन करेंट इसका कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग करेंट का मतलब सीख जाओगे तो नॉन करेंट, जो चीज करेंट नहीं है वो नॉन करेंट। तो भैया करेंट एसेट मतलब वो एसेट होता है, करेंट एसेट मतलब वो एसेट होता है जो चार में से एक भी कंडीशन आपका फुलफिल कर ले। पहला, कि वो जो एसेट है ना, वो आपका रियलाइज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा या सोल्ड हो जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर। अब ये मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कुछ भी हो सकता है, 20 महीना भी हो सकता है, 25 महीना भी हो सकता है। कोई कोई बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 4 महीना है, कुछ भी हो सकता है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे मान लो एक आइसक्रीम वाले भैया है, आइसक्रीम वाले भैया का कितना ऑपरेटिंग साइकिल है, इंस्टेंट, इंस्टेंट आइसक्रीम दो रुपया दो, आइसक्रीम लोग बेचो रुपया दो, है ना। लेकिन भैया हमारे बड़े बड़े बिजनेस में इतना जल्दी तो रुपया नहीं मिलता, मैं कस्टमर को बेचूंगा, 10 बार कॉल करके रुपया मुझे मांगना होगा, तगादा में जाना होगा, रुपया कलेक्शन में जाना होगा, है ना। तो भैया आपका जो एसेट है वो ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर बिक जा रहा है या कंज्यूम हो जा रहा है, तो वो आपका वो करेंट एसेट है। नहीं तो भैया 12 महीने के अंदर तो रियलाइज हो ही रहा है, 12 महीने के अंदर तो रियलाइज हो ही रहा है, तो भी आपका ऑपरेटिंग मतलब करेंट एसेट है वो चीज। और भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो मेरा करेंट एसेट है, साथ में वो एसेट को आपने ट्रेडिंग में हेल्ड करके रखा है। ट्रेडिंग है मतलब आप उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या डेरिवेटिव के रूप में यूज कर रहे हो, देन वो भी आपका करेंट एसेट है। और भैया जो भी एसेट आपका ये चारों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, देन आपको वो एसेट नॉन करेंट एसेट है। अभी हम लोग करेंगे ना, समझ जाएंगे। फिर भैया करेंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो आपका चार में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर दे। पहला, वही आपका ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर वो लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आप वो लाइबिलिटी को 12 महीने के भीतर पे कर ही दोगे। दूसरा, कंपनी के पास ऐसा अभी तक कोई भी राइट नहीं है, कंपनी के पास कोई भी राइट नहीं है कि कंपनी वो कर्जा को 12 महीने से ज्यादा टाल सके, है ना। और लास्ट, कंपनी वो कर्जे को ट्रेडिंग के पर्पज के हेल्ड करके रखती है।
ठीक है, इसको छोड़ के अगर कुछ भी हो रहा है तो हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी हो रहा है। तो चलिए इतना हम लोग सीख गए, इतना हम लोग का क्लियर है। हम्म, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या होने जा रहा है, अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, शेड्यूल 3 का, ऐसे नहीं, थ्री, शेड्यूल 3 का पार्ट 1। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 हम लोग का क्या था, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है ना। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 हम लोग को क्या सिखाता है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। चलिए हम लोग फॉर्मेट टानते हैं जब तक। आज हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लेते हैं, कल हम लोग इसके भीतर का आइटम पढ़ लेंगे। तीसरा क्लास हम लोग बैलेंस शीट का सम्स कर लेंगे। चौथा क्लास पीएल का फॉर्मेट, फिर पीएल का सम्स हो जाएगा, 5-6 क्लास में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ नहीं है। और ये जो फॉर्मेट है ना, ये आपका शेड्यूल 3 पर डिस्क्राइब करके रखा है। ठीक है, तो चेक कर सकते हो जाके, कोई तो भरोसा नहीं होता। ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट, पर्टिकुलर्स हो गया, नोट हो गया। यहाँ करेंट ईयर का रुपया जाएगा। अच्छा, इसे डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस थोड़ी है, प्रीवियस ईयर का रुपया जाएगा। बोलोगे प्रीवियस ईयर, देखो प्रीवियस ईयर हम लोग को नहीं डालना, लेकिन जो कंपनीज रहती है ना, कंपनीज का जो पिछले साल का बना है, एक मिनट रुको मैं आपको बताऊँ। को नाम लिख देना, बैलेंस शीट आप किसका बना रहे हो, स्टेट बैलेंस शीट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस। आपको ऐसे नाम लिख देना, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट डॉट 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 एज एट डॉट डॉट डॉट। आप किसका बैलेंस शीट बना रहे हो, कौन से दिन बना रहे हो, आप लोग को ये नाम लिख देना। तो देखो समझ आया। हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं भाई, हम लोग शेड्यूल 3 का पार्ट 1, हमारा शेड्यूल 3 का पार्ट 1 जो कि बताता है कि बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट रहेगा, हम लोग वो करने जा रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, शेड्यूल 3 का पार्ट 1 जो कि हमें ये बताता है कि मेरे बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट रहेगा, हम लोग वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट सीख लेंगे, फिर हम लोग कल सीखेंगे हमारे पीएल का फॉर्मेट। ठीक है, आप लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीख लोगे तो आप लोग को एक बार घर में जरूर से एकदम अपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट को क्या करना है, याद करना है। क्योंकि याद नहीं करोगे, मन में नहीं बैठाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार आप लोग को याद तो करना है, क्योंकि देखो ये मैं नहीं बोला, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 बोल रहा है। तो आप लोग कंपनीज एक्ट हो, आप लोग तो एक्सपर्ट हो, सीएस का नाम ही लिया जाता है कंपनीज एक्ट एक्सपर्ट, तो आप लोग नहीं सीखोगे तो कैसे होगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। बस आप लोग याद रखना, सिंपल सा फॉर्मेट है, नोट। याद है जो हम लोग नोट्स ऑन अकाउंट्स हम लोग लिखे थे, एक होता है हमारा बैलेंस शीट, एक होता है पीएल। सारा नोट हम लोग पहले क्या करते थे बचपन में, जब हम लोग क्लास 11 में 12 में थे, जो भी हम लोग का वर्किंग रहता था, नीचे घिचेर करके वर्किंग करते थे, नहीं। अब हम लोग का एक्ट स्ट्रिक्ट है, एक्ट क्या बोलता है, इस तरह हम लोग को नोट नहीं बनाना, हम लोग नोट नंबर यहाँ लिखेंगे, प्रॉपर जाके नोट्स टू अकाउंट्स में नोट बनाएंगे उसका। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला चीज था बैलेंस शीट, अभी सीख रहे हैं पीएल, इसके बाद सीख रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स। क्या चीज है भैया, एक अमाउंट के लिए हो सकता है आपको कुछ डिटेल डालना हो, तो डिटेल हम लोग सारा जाके कहाँ लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में। बैलेंस शीट अपने को जितना छोटा हो सके उतना रखना है, सारा घाटा टूटी कहाँ करूँ, नोट्स टू अकाउंट्स में जाके। ठीक है, क्या बात क्लियर है। एक बात और क्लियर रखना कि भैया जो मेरा बैलेंस शीट रहता है उसमें करंट ईयर का भी मुझे फिगर डालना होता है, प्रीवियस ईयर का भी फिगर डालना होता है। हम लोग को अभी नहीं डालना, प्रैक्टिकली कंपनियां डालती है, आप लोग गूगल करके देख सकते हो। हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 2 कॉलम तो बनाना है, लेकिन मुझे खाली करंट ईयर का रुपया डालना है, मुझे प्रीवियस ईयर का रुपया नहीं डालना। बस आप करंट ईयर का डालोगे, लेकिन कॉलम आप ऐसे ही बनाओगे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही है कि आप इस साल का भी रुपया दिखाओ, पिछले साल का भी रुपया दिखाओ, ताकि हम लोग कंपेयर कर सके भैया, और पिछले साल का नहीं, पहले हमारा
जो अब हमारा कंपनीज एक्ट 2013 वो बोलता है कि 2 ही साल का दिखाइए, अभी इस साल का रुपया दिखाइए, पिछले साल का दिखाइए, ताकि आप लोग कंपेयर कर पाओगे ना कि इस साल कितना था, लास्ट साल कितना है। चलिए अब शुरू करते हैं बेसिक बातें करते हुए। भैया सबसे पहले हम लोग को इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, अब हम लोग का नाम खाली लाइबिलिटी नहीं है, हमारा नाम क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, याद रखिएगा। ऐसे आप लोग को दे देना। ठीक है, हमारा सबसे पहले क्या आ गया बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। हमारा बैलेंस शीट के अंदर क्या आ गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अभी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर ना मेरा 4 चीज आता है। शेयर होल्डर फंड, एकदम सीख जाओगे, देखो ना अभी आप लोगों को थोड़ा मेमोरी टेक्निक बता दूंगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसको हम लोग प्यार से सैंपा बोलते हैं। सैंपा एग्जाम में मत लिखाइएगा, लोग प्यार से बोलते हैं याद करने के लिए। SAMPA, सैंपा। कौन सा क्या चीज होता है हम लोग सब सीखेंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फिर हम लोग का हो गया करेंट लाइबिलिटी। भैया इतना स्पेस छोड़े, हाँ स्पेस में और कुछ लिखना है ना इसीलिए। ठीक है, तो देखो जब भी हम लोग बात करेंगे, हम लोग पहले एक साइड का बात कर रहे हैं, हम लोग पहले एक साइड का बात करें आज। हम लोग खाली हम लोग फॉर्मेट जितना हो सके हम लोग फॉर्मेट को रट्टा मारो या समझो, जो करना है करो। लेकिन आप लोग का मतलब मैं आज नहीं समझाऊंगा, मतलब आप लोग को समझाऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज हम लोग खाली फॉर्मेट हम लोग कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मेट कैसा है। तो भैया फॉर्मेट कैसा है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक साइड लाइबिलिटी एक साइड एसेट, इस तरह करते थे। अब हमें उस तरह नहीं करना। हमारा एक्ट क्या बोलता है, वो टी वाला नहीं बनेगा, इस साइड लाइबिलिटी इस साइड एसेट नहीं। एक्ट हमारा बोलता है सबसे पहले ऊपर में लाइबिलिटी, नीचे में एसेट। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टली, पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल तरीके से बैलेंस शीट बनाते थे। पहले हम लोग बैलेंस शीट किस तरह बनाते थे, हॉरिजॉन्टल तरीके से, एक साइड लाइबिलिटी एक साइड एसेट नहीं। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 एकदम फॉर्मेट प्रेस्क्राइब कर दिया कि आप वर्टिकल तरीके से बनाइए। आप कैसे बनाइए, वर्टिकल तरीके से, जिसमें आप सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिखाइए, नीचे में आप एसेट दिखाइए। तो भैया हमारा सबसे पहला हेडिंग क्या रहेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सिर्फ लाइबिलिटी नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब मेरा कंपनी से क्या नाम रखने बोला है, लाइबिलिटीज नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्या नाम रखने बोला है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। भैया ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर मेरा कितना चीज आएगा, 4 चीज आएगा। शेयर होल्डर फंड, सैम्पा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड, सैम्पा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। अभी यार शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीज जाएगा, ऐसे देके लिखना, ए नंबर शेयर कैपिटल, बी नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, सी नंबर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये सैम्पा के अंदर कोई चीज नहीं जाएगा, सैम्पा ऐसे का ऐसे ही है, समझे। फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारा जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, मैं नहीं लिख रहा अपने मर्जी से, एक्ट बोल के रखा है, आपके बुक में भी ऐसा ही है। तो भैया हमारा जो बैलेंस शीट है, ये सब तो समझ गए ना, हमें इस साल का भी फिगर देना है, प्रीवियस ईयर का भी देना है, ये सब तो चलो छोटा बात हो गया। नया बात क्या है कि भैया हमारा ना बचपन में हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते थे, हम लोग तो हॉरिजॉन्टल तरीका से बनाते थे। एक साइड लाइबिलिटी होता था, एक साइड एसेट होता था, काम खत्म। इस तरह अब हमें नहीं बनाना। हमारा इंस्टीट्यूट क्या बोल के रखा है, इंस्टीट्यूट नहीं, हमारा एक्ट क्या बोल के रखा है, आप वर्टिकल तरीके से बनाइए।
ऊपर में आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिखाइए, नीचे आप एसेट दिखाइए, ऊपर नीचे करके दिखाइए। तो हम लोग सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब भैया आपके मन में डाउट आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितना चीज जाएगा? तो मैं बोल रहा हूँ इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर चार चीज जाएगा, 1 2 3 4, ऐसी याद रखिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितना चीज, चार चीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितना चीज, चार चीज। सबसे पहला शेयर कैपिटल, सबसे पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद सैम्पा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करेंट लाइबिलिटी, चौथा करेंट लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी सबसे पहले क्या चीज है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितना चीज जाएगा, चार चीज। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या चीज है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहला क्या चीज है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहला क्या चीज है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितना चीज, चार चीज। चार चीज का नाम बता दीजिए। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर, सॉरी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितना चीज, चार चीज है। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, सैम्पा। सैम्पा का मतलब एग्जाम में सैम्पा मतलब क्या जाइएगा, सैम्पा आप लोग को शॉर्ट फॉर्म याद कराने के लिए, एस एम पी है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सबसे पहला हमारा क्या है, शेयर होल्डर फंड। फिर सैम्पा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, चार चीजें हो गई। अब भैया शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर। ये जो शेयर होल्डर फंड है, इसके अंदर तीन चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर, हो गया। फिर भैया आप ना एक चीज याद रखिएगा, आप करेंट लाइबिलिटी को याद रखिएगा। आप जब भी करोगे आप करेंट लाइबिलिटी को याद रखिएगा। करेंट लाइबिलिटी को किस तरह याद रखिएगा, देखिए मैं बताता हूँ। आप सिनोनिम याद रखिएगा। आप इस तरह याद रखिएगा, एस टी ओ पी, स्टॉप। ये स्टॉप से कैसे होगा, भैया एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पी से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करेंट लाइबिलिटी, पी से शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आप ये करेंट लाइबिलिटी को याद रखने का क्या तरीका है, एस टी ओ पी, स्टॉप। अब भैया ये हमारा ना फॉर्मेट है, हम लोग इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। मतलब हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले शेयर का एप्लीकेशन मनी सैम्पा को नहीं लिख सकते। हम लोग लाइबिलिटी में सबसे पहले नॉन करेंट लाइबिलिटी को नहीं लिख सकते। मेरा ये फॉर्मेट है, इसी के नीचे ये जाएगा, इसी के नीचे ये जाएगा। मतलब हम लोग जंबल जिग जाग नहीं कर सकते ना, इसीलिए जैसा फॉर्मेट है हम लोग को फॉर्मेट को ही याद करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट क्या था भैया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखे, उसके अंदर चार चीजें थी, शेयर होल्डर फंड, सैम्पा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड, सैम्पा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। अब ये भैया जो शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारा तीन चीज आता था। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें आती थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये सैम्पा तो अकेला है, सैम्पा के अंदर कुछ नहीं आता। फिर भैया मैंने क्या बोला, आप करेंट लाइबिलिटी को याद कर लीजिए खाली। करेंट लाइबिलिटी का भैया सिनोनिम मेरा क्या बना, एस टी ओ पी, स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या है, एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, ओ से अदर करेंट लाइबिलिटी, पी से शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एस टी ओ पी शॉर्ट स्टॉप का बन गया मेरा। अभी यार इसी को देखते हुए मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटी बन जाएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी में भी मेरा चार चीजें हैं, है ना। भैया यहाँ आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। भैया यहाँ आता है ट्रेड पेबल, बस मेरा यहाँ आ जाएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, नंबर की जगह, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ आता है अदर करेंट लाइबिलिटी, यहाँ आ जाएगा मेरा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। यहाँ आता है करेंट, यहाँ आता है लॉन्ग टर्म। भैया नीचे आता है मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऊपर में आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बस देख लो हमारा लाइबिलिटी साइड खत्म।
कुछ नहीं है। आपको अगर करंट लाइबिलिटी का एसटीओपी स्टॉप याद हो जाता है, देन ऊपर का हो जाएगा। एसटीओपी स्टॉप क्या था? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, है ना। एस से क्या था? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऊपर में हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। टी से क्या था? ट्रेड पेबल, बस इसका जगह क्या हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओ से क्या था? अदर करंट लाइबिलिटी, ऊपर में होगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। पी से शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वहां पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। बस शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म से रिप्लेस कर दिया। ये हमारा हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी का झमेला शेष। हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी को क्या कर देंगे? टोटल ऐसे कर देंगे, जो भी अमाउंट रहेगा टोटल ऐसे कर देंगे दोनों साल का। टोटल ऐसे कर देंगे, कर दिया टोटल। अब हम लोग ऐसे आएंगे। मुझे पता है, देखो आप लोग को दिक्कत होगा, इसीलिए आज मैं सम्स नहीं कराऊंगा। अभी हम लोग को बहुत इसमें डिटेल में डेप्थ में जाना बाकी है। बस मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार घर में आप लोग फॉर्मेट जरूर याद करें। आपके सिलेबस में मैं क्या करूँ बताओ, मेरा तो फर्ज है आप लोग को बताना। देखो मेरे भाइयों बहनों, समझे? कुछ नहीं है, हमारा बैलेंस शीट का क्या है, जस्ट एक फॉर्मेट है। ये हमें क्या बोलता है, ये देखो बस इतना सही तो चीज है। कहाँ सा कहाँ पर है? आप लोग यार इतना इतना लॉ पढ़ते हो, आप लोग थोड़ा सा चीज याद नहीं कर सकते? बताओ। आप लोग थ्योरी के एक्सपर्ट हो। हमारे सीएस को क्या बोला जाता है? थ्योरी के एक्सपर्ट। आप इतना सारा लॉ याद कर लेते हो। हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ऊपर में लाइबिलिटी जाएगा, नीचे में एसेट आएगा। भैया इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितना चीज? चार चीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितना चीज? चार चीज। शेयर होल्डर फंड, सैम्पा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। भैया शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीज: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर वारंट। सैम्पा तो अकेला है। भैया नॉन करेंट लाइबिलिटी मैंने बोला लॉन्ग टर्म। नॉन करेंट लाइबिलिटी को छोड़ो, पहले आप करेंट लाइबिलिटी में। करेंट लाइबिलिटी का क्या बन गया? एसटीओपी स्टॉक, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर, टी से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करेंट लाइबिलिटी, टी से शॉर्ट टर्म प्रोविजन। भैया यहाँ क्या था? शॉर्ट टर्म बोरिंग, ऊपर में बन जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। भैया यहाँ क्या है? टी से ट्रेड पेबल, ऊपर में खाली इसका बनेगा अलग से डेफर टैक्स लाइबिलिटी। भैया ओ से क्या है? अदर करेंट लाइबिलिटी, ऊपर में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। भैया इधर क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऊपर में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। खत्म हो गया हमारा, खत्म हो गया। हो गया ना? इतना बढ़िया से एक बार इसको घर में जरूर याद करिएगा, देखिएगा आप लोग को भी हो जाएगा। अब भैया इसके बाद हम लोग कौन सा चीज में आते हैं? भैया ये तो हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इसके बाद बस हमारा एक चीज बचा है, क्या? एसेट। एसेट को नहीं दिखाओगे? एसेट्स, है ना। अब भैया हमारा जो एसेट्स है, एसेट्स में भैया बेसी झमेला नहीं है। एसेट्स में मेरा दो ही चीज है: नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। एसेट्स में मेरा दो ही चीज है: नॉन करेंट एसेट्स, एक है हमारा करेंट एसेट्स। है मेरा करेंट एसेट। एसेट्स में मेरा दो ही है। जैसे मेरा लाइबिलिटी करते टाइम मेरा लाइबिलिटी में चार चीज था ना, एसेट्स में मेरा दो ही है: नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। अब चलिए भैया भीतर भीतर का लिख देते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, जिसको हम लोग पीपीई बोल देंगे शॉर्ट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, जिसका पहला हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, है ना। ये हेडिंग है। ये हेडिंग के अंदर आपका तीन चीज जाएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर आपका क्या जाएगा? इंटेंजिबल एसेट, फिर आपका क्या जाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आपका क्या जाएगा? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। सब बताऊंगा क्या। जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में मैं क्या समझाऊंगा कल? मेरा बेसिकली आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का अच्छा समझाने का रहेगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट,
डिफर्ड टैक्स एसेट, फिर आप लोग का रहेगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, फिर रहेगा अदर नॉन करेंट एसेट्स। देखो एसेट्स के अंदर आपको दो ही चीज आएगा, एसेट्स के अंदर आपको दो ही चीज आएगा, एक आएगा नॉन करेंट एसेट, एक आएगा करेंट एसेट। जैसे आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर चार हेड था, एसेट्स के अंदर दो हेड है, एक है नॉन करेंट एसेट, एक है करेंट एसेट। भैया नॉन करेंट एसेट के अंदर कितना हेड है? पांच है, ए बी सी डी ई। नॉन करेंट एसेट के अंदर कितना है? पांच है, जिसमें से ए का नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट आपको हर सम में पहला दो का ही काम आएगा, तीसरा चौथा कहीं काम नहीं आएगा, मैं बता। तो आप लोग उतना याद भी कर सकते हो, बस ध्यान में रखना चार चीजें होता है, उतना आप लोग को प्रेशर नहीं लेना। आप लोग का हर समय खाली पीपीई काम आएगा, इंटेंजिबल एसेट भी बहुत जगह काम आएगा। नाम ही है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। पहला पीपीई इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसी लोड मत लो, आराम से आप लोग को याद हो जाएगा, बस आप एक बार घर में पढ़िएगा। 3 नंबर क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। 3 नंबर डिफर टैक्स एसेट। 3 नंबर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। 3 नंबर अदर नॉन करेंट एसेट। इसका सिनोनिम बनाते तो आपको याद करना होगा कि भैया करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में मेरे भाई छह चीजें आती है। ई एफ। पहला नंबर आता है करेंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर मेरा आता है इन्वेंट्रीज, फिर मेरा आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर मेरा आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, फिर आता है अदर करेंट एसेट्स। तो आप लोग का हुआ ये खत्म, मैं आप लोग का क्लोज करता हूँ। खत्म हो गया, कुछ नहीं है। तो घर में क्या करना है ना, घर में एक बार आप लोग फॉर्मेट को जरूर रट्टा मारिए। रट्टा लगाने के बाद समझ नहीं आएगा अभी फॉर्मेट, फॉर्मेट में आप लोगों को कल के क्लासेस समझाऊंगा। लेकिन कल के क्लास में अगर आप आओगे, आने से पहले अगर आप एक बार अपने फॉर्मेट को अगर आप लोग पढ़ लिए ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर देखो कल के क्लास में हम लोग पूरा मीनिंगफुल डिस्कशन कर पाएंगे। वरना कल के क्लास में समझाते रहूंगा, आप लोग को एक तो डाउट होते रहेगा, हाँ ये किस साइड था, वो किस साइड था। उससे बढ़िया आप लोग एक बार अगर पढ़ के आ जाओगे फॉर्मेट, तो देखो ठीक है। एसेट्स के अंदर दो चीजें, दो चीज का आप सिनोनिम आपको जैसा अच्छा लगे बना लो। बस याद रखना कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये मेरा दिया गया प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। देख लो कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 बोलता है कि आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही रहेगा। अगर आप लोग को सब चीज का मतलब क्लियर हो जा रहा है, मतलब कहाँ से क्लियर होगा, मतलब फॉर्मेट अगर आप लोग को पता चल जा रहा है, घर में मेरा आपसे क्या उपेक्षा है, घर में आप लोग क्या करें, एक बार फॉर्मेट को स्ट्रक्चर समझ ले, दो तीन बार आंखों से स्कैन कर लोगे ना कि हाँ लाइबिलिटी में क्या चीज ऊपर है, क्या चीज नीचे है, एसेट्स में आपका क्या चीज ऊपर में है, क्या चीज नीचे में है। दो तीन बार देख लोगे, आपके माथे में थोड़ा थोड़ा छप जाएगा। जब थोड़ा थोड़ा छप जाएगा, आप लोग एक रफ कॉपी में लेके पूरा बैलेंस शेड्यूल 3 का फॉर्मेट अपने हाथों से बनाइए। करेक्ट हो रहा है तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीनिंगफुल पूरा बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आते आते मुझे लगता है फिर कोई डाउट नहीं बचेगा। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं करना, आप लोग को फॉर्मेट पता है ना, बस आप लोग को उठा के डालना है। मैंने क्या बोला, ट्रायल बैलेंस तो आपको रेडीमेड मिल ही गया, बस आपको सही चीज उठा के सही जगह पर डालना है। आपको ट्रायल बैलेंस तो रेडीमेड मिल गया, बस सही चीज उठा के सही जगह पर डालना है, इतना सा काम है। बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा। बस खाली ये जो रट्टाबाजी वाला चीज है ना, फॉर्मेट, अब ये फॉर्मेट तो आप लोग को रट्टा मारना होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को खाली आज फॉर्मेट सिखाया। अब ये फॉर्मेट के अंदर क्या डेप्थ बातें हैं, हर एक एक चीज का मतलब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आके करते हैं। आज का क्लास देखो बहुत लंबा हो रहा है, अप्रोक्स सब 2 घंटा होने जा रहा है, इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आप लोग को फॉर्मेट करा दिया, प्लीज आप लोग घर में जरूर फॉर्मेट करके आप लोग नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, बाय बाय, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।